जैसे इस प्रश्न में पूछा गया है कि पूर्वोत्तर परिषद नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की स्थापना पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा की गई थी और इसे वर्ष 2002 में इस अधिनियम में संशोधन के बाद परिषद में निम्नलिखित में से किन किन सदस्यों को शामिल किया गया था। अब ये जो प्रश्न है वो फैक्चुअल प्रश्न है, अगर आपने सही से पढ़ा है और आपको याद है तभी इस प्रश्न को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ऐसे प्रश्नों को छोड़ देना चाहिए, इनके गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। जैसे अब इसमें देखते हैं 2002 में नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट में अमेंडमेंट करके निम्नलिखित को जोड़ा गया था। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि संगठक राज्य के राज्यपाल, संगठक राज्य के मुख्यमंत्री और भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित 3 सदस्य। अब जिसने भी 2002 में अमेंडमेंट हुए एक्ट को पढ़ा होगा उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में संबंधित राज्य के राज्यपाल, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री तथा भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित 3 सदस्यों को शामिल किया गया था, जबकि भारत के गृह मंत्री इसके सदस्य नहीं होते। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा स्टेटमेंट 1 और 2 और 3 तीनों सही होंगे। तो ऐसा ऑप्शन केवल एक है हमारे पास और वो है ऑप्शन ए, जिसमें 1, 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट सही बताए गए हैं। अब हम यूपीएससी 2024 की प्रारंभिक परीक्षा में आए हुए संवैधानिक संशोधन से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। संविधान संशोधन के संदर्भ में आए हुए सभी प्रश्न फैक्चुअल हैं और इनको तभी अटेम्प्ट करना चाहिए जब आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन या फैक्ट पता हो। अगर आपको फैक्ट पता नहीं है तो ऐसे प्रश्नों को स्किप करना एक बेहतर ऑप्शन होता है। जैसे देखते हैं यह प्रश्न, इस प्रश्न में 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किन भाषाओं को जोड़ा गया या किन भाषाओं के लिए संशोधन किया गया उसके संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न में स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है कोंकणी और स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है मणिपुरी और स्टेटमेंट 3 दिया हुआ है नेपाली, स्टेटमेंट 4 है मैथिली। 71वें संविधान संशोधन द्वारा ऊपर की 3 भाषाओं अर्थात कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा एक, स्टेटमेंट 1 और 2 और 3 सही है। तो इसलिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 अर्थात संविधान संशोधन की प्रक्रिया के अनुसार संसद निम्नलिखित में से किन के द्वारा संविधान के किसी उपबंध में संशोधन कर सकती है। इसमें लिखा हुआ है स्टेटमेंट 1 परिवर्तन और स्टेटमेंट 2 परिवर्तन और स्टेटमेंट 3 निरसन। अब हम जानते हैं कि आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है और संविधान संशोधन द्वारा पार्लियामेंट किसी भी संविधान संशोधन का परिवर्तन कर सकती है अर्थात उसमें सुधार या वृद्धि कर सकती है या उसमें परिवर्तन कर सकती है या उसमें निरसन भी कर सकती है। इसलिए ये तीनों स्टेटमेंट सही होंगे और इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, जिसमें स्टेटमेंट 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। अगला प्रश्न नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के बारे में है और यह करंट में हुए संविधान संशोधन से संबंधित प्रश्न है, जिसमें बोला गया है कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 है कि ये उपबंध 18वीं लोकसभा से प्रभावी होंगे, लेकिन हमने यदि करंट अफेयर अच्छे से पढ़ा है तो हमें पता होगा कि ये 18वीं लोकसभा से लागू नहीं होगा। यह प्रावधान, यह अधिनियम या कानून लागू होने के बाद होने वाले पहले परिसीमन के बाद से अप्लाई होगा। इसलिए 18वीं लोकसभा कहना गलत होगा और इसलिए हमारा ऑप्शन 1 गलत होगा। जैसे ही हमारा स्टेटमेंट 1 गलत होता है वैसे ही हम देखेंगे कि ऑप्शंस में कहाँ स्टेटमेंट 1 है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। जैसे ऑप्शन ए में 1 दिया हुआ है और ऑप्शन बी में भी 1 दिया हुआ है और ऑप्शन डी में भी 1 दिया हुआ है। इसलिए एलिमिनेशन मेथड द्वारा हमारे ये तीनों ऑप्शन हट गए और जैसे ही तीनों ऑप्शन हटे तो हमारे पास ऑप्शन सी बचता है और यही हमारा आंसर होगा। इसके बावजूद हम अगले स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे। जैसे स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है जिसमें कहा गया है कि अधिनियम बनाने के बाद 15 वर्षों के लिए प्रवर्तन में रहेगा। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन या 33% रिजर्वेशन भारत की लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में दिया जाएगा। और यहाँ पे विधानसभा से तात्पर्य राज्यों की विधानसभा और साथ ही साथ यूटी दिल्ली की विधानसभा के लिए भी यह प्रावधान अप्लाई किया जाएगा और यह लागू होने के 15 वर्षों तक जारी रहेगा। इसलिए स्टेटमेंट 2 सही है। अब तीसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसमें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कोटे के भीतर अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का उपबंध किया गया है। जो हमारे संविधान में जो एससी और एसटी जो कैटेगरी होती हैं उनमें जो रिजर्वेशन होता है उसके अंतर्गत 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए प्रदान किया जाएगा। इसलिए ये स्टेटमेंट भी सही है और इस प्रकार से स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 सही है। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। और यह प्रश्न जिसमें पूछा गया है कि भारत के संविधान के अनुसार
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऐसे प्रश्नों में आपके विषय की डीप इंसाइट को चेक किया जाता है और इसके लिए आपको क्लियर एवं डीप इन्फॉर्मेशन होना आवश्यक है। बिना क्लियर और डीप इन्फॉर्मेशन के सही आंसर तक पहुंचना थोड़ा कठिन हो जाता है। अब देखते हैं इस प्रश्न के विकल्प। जैसे स्टेटमेंट 1 बोलता है कि अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची के एक राज्य विषय है। स्टेटमेंट 2 कहता है कि अंतर्राज्यीय प्रवसन राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है। और तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि अंतर्राज्यीय संगरोध संघ सूची के अधीन एक संघ विषय है। अब 4 कहता है कि निगम कर राज्य सूची के अधीन एक राज्य का विषय है। प्रश्न को सॉल्व करने के लिए क्लियर कट इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए और इसमें हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 246 अर्थात 246 में 7वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है। इसमें केंद्र सूची के विषय और राज्य सूची के विषय तथा समवर्ती सूची के विषयों को शामिल किया गया है। अब उन विषयों की एक स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए, तभी हम इस प्रश्न का समाधान कर सकते हैं। जैसे पहला स्टेटमेंट जो है जिसमें अंतर्राज्यीय व्यापार राज्य सूची का विषय बताया गया है, जबकि ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा क्योंकि अंतर्राज्यीय व्यापार सेंट्रल लिस्ट का सब्जेक्ट होता है। स्टेटमेंट 2 को देखेंगे जिसमें अंतर्राज्यीय प्रवसन को राज्य सूची का एक विषय बताया गया है, जबकि वास्तविकता में यह राज्य सूची का विषय न होकर यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट होता है। देखते हैं स्टेटमेंट डी जिसमें निगम कर को राज्य सूची के अधीन एक राज्य का विषय बताया गया है, जबकि वास्तविकता में यह राज्य सूची का विषय न होकर यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, इसलिए यह विकल्प भी गलत होगा। तो हमने देखा कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये तीनों विकल्प गलत हैं, इसलिए हमारे पास केवल एक ऑप्शन बचता है, वो है सी, और यही हमारा आंसर होगा। लेकिन हम इसको पढ़ेंगे, अंतर्राज्यीय संगरोध संघ सूची के अधीन एक विषय होता है। तो अंतर्राज्यीय संगरोध यूनियन लिस्ट की प्रविष्टि 81 के अंतर्गत शामिल किया गया विषय है, इसलिए ये सेंटर या यूनियन का सब्जेक्ट होगा। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन